आज के इस वीडियो में हम कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षण विधियों के बारे में एनसीईआरटी द्वारा कराए जा रहे सर्वे के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी द्वारा कराए जा रहे सर्वे, जिसमें शिक्षकों के लिए तथा विद्यार्थियों के लिए किस तरह से गूगल फॉर्म भरना है, इसके बारे में जानकारी दी थी। आज हम जानकारी देने जा रहे हैं अभिभावकों के लिए फॉर्म, यानी एनसीईआरटी अभिभावकों से भी ऑनलाइन शिक्षण विधियों के बारे में फीडबैक लेना चाहता है और हमें लगता है कि अभिभावकों के लिए इस सर्वे में शामिल होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षण विधियों को देखा है। तो अभिभावक अपना फीडबैक अवश्य दें। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि अभिभावक फॉर्म किस तरह भरना है। तो आपके बच्चों के जो ग्रुप हैं, स्कूल के टीचर्स और विद्यार्थियों के जो ग्रुप हैं, उसमें इस तरह की एक लिंक शेयर की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालयों को बंद करने के दौरान शिक्षा प्रदान करने में डिजिटल रीति ने कैसे मदद की, यह जानने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एक सर्वेक्षण कर रहा है। इस सर्वे के बारे में इसमें बताया गया है, जिसमें शिक्षकों, विद्यार्थियों और पालकों से जानकारी मांगी जा रही है। तो इसमें सभी से आग्रह है, मतलब शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावकों से आग्रह किया गया है कि आप इस सर्वे फॉर्म को अवश्य भरें तथा ऑनलाइन शिक्षण विधियों के जो आपके अनुभव रहे, उन अनुभवों को एनसीईआरटी से साझा करें, ताकि एनसीईआरटी को अपनी योजना बनाने में तथा नीति निर्धारित करने में सहायता हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें हम अभिभावकों के गूगल फॉर्म के बारे में या ऑनलाइन सर्वे फॉर्म के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इस लिंक में जो अभिभावक फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पर ये दी गई लिंक से हम फॉर्म को खोलते हैं। ये कुछ परमिशन मांग रहा है हमसे, हमने परमिशन दी और अब इसको ब्राउज़र से हमने खोला। तो इस तरह से एक क्वेश्चनरी फॉर पेरेंट्स, माता पिता के लिए प्रश्नावली, एक पेज खुला। इसमें भी वही बात कही गई है कि कोविड-19 महामारी ने विद्यालयों और कक्षा शिक्षण को बंद करने के लिए विवश कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालयों द्वारा डिजिटल रीति का उपयोग वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में किया गया, ताकि शिक्षण सुनिश्चित किया जा सके, जिससे कि अधिगम जारी रहे। तो साथियों, विद्यालय चाहे शासकीय हों या अशासकीय हों, सभी विद्यालयों ने इस अवधि में डिजिटल या ऑनलाइन रीति से पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आपके पालित यानी आपके जो बच्चे हैं, उन्होंने भी सीखने के लिए ऑनलाइन या डिजिटल रीति का उपयोग किया होगा। महामारी के कारण विद्यालयों को बंद करने के दौरान शिक्षा प्रदान करने में डिजिटल रीति ने कैसे मदद की, यह जानने के लिए एनसीईआरटी एक सर्वे कर रहा है। इस सर्वे के द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग केवल अनुसंधान और कार्यप्रणालियों के सुधार के लिए ही किया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। और आगे कहा गया है कि कृपया इस सर्वेक्षण को पूरा करने में सहयोग करें, सभी प्रश्नों के जवाब खुले मन से दें और हमारी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। कुछ निर्देश भी दिए गए हैं कि प्रत्येक प्रश्न के कई विकल्प दिए गए हैं, हमें सही विकल्प का चुनाव करना है जो हमारे हिसाब से उपयुक्त है, और जहां चाहा गया है वहां हम एक से अधिक विकल्प का भी चयन कर सकते हैं। कृपया अपने बारे में सही विकल्प का चयन करें। ये जो सर्वेक्षण में भाग लेने वाले अभिभावक हैं, उनके लिए आवश्यक जानकारी है कि आप किस आयु वर्ग के हैं। तो अपनी आयु वर्ग 20 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60 और 60 से अधिक। तो हम अपनी आयु का जो वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उस हिसाब से यहाँ विकल्प का चयन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ 41 से 50। फिर आपका लिंग स्त्री, पुरुष या अन्य के लिए, तो यहाँ पर हम इस तरह से चुनाव करेंगे। आपके निवास का क्षेत्र, हम किस क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में या महानगरीय क्षेत्र में। मैंने यहाँ ग्रामीण का चुनाव कर दिया। आपके बच्चे तथा बच्चों के विद्यालय का प्रकार, जहाँ वह अध्ययन कर रहे हैं या कर रहा है, तो राजकीय विद्यालय है या राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय है या निजी विद्यालय है। तो यहाँ पर हम
विकल्प का चुनाव करेंगे जिसमें हमारे विद्यालय पढ़ते हैं। राजकीय यानी शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त दूसरे विकल्प के लिए, और तीसरे में यह है निजी। आपकी शैक्षिक स्थिति, मतलब हमारी पढ़ाई की क्या स्थिति है, हमने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है, इसमें अपन विकल्प का चयन करेंगे। मैट्रिक यानी 10वीं से नीचे, 12वीं तक, फिर है स्नातक, फिर है स्नातकोत्तर एवं इससे ऊंची, और कभी विद्यालय नहीं गए। तो इसमें से हम विकल्प का चयन करेंगे, हमने जहाँ तक शिक्षा अर्जित की है। फिर रोजगार की स्थिति, हमारे रोजगार की क्या स्थिति है, हम स्वनियोजित हैं यानी खुद का कोई व्यवसाय करते हैं, या निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, या राजकीय क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो मैंने राजकीय क्षेत्र में कार्यरत का चुनाव किया है। दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्यरत हैं, तो इसका भी चुनाव कर सकते हैं। या घरेलू धंधा पारिवारिक कोई काम करते हैं तो उसके बारे में लिखेंगे या विकल्प का चयन करेंगे, या बेरोजगार है तो इस विकल्प का चयन करेंगे। अब यहाँ से हमारे प्रश्न शुरू होते हैं। क्या आपने कभी अपने बच्चे में चिंता, अवसाद, क्रोध के लक्षण देखे हैं जब से वह ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं या कर रहा है? तो अभिभावकों, हम अपने बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के दौरान हमने उनका गहनता से निरीक्षण किया होगा कि जब वे ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े तो हमने उनके व्यवहार में क्या बदलाव देखा। क्या हमने कभी उनमें चिंता, अवसाद या क्रोध के लक्षण देखे? तो ईमानदारी से हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न यही है, इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, बहुधा यानी अधिकांश या कई बार, फिर कभी कभी या कभी नहीं। तो हम इसमें विकल्प का चयन करते हैं। कभी कभी वाला विकल्प मुझे लगता है जो मैंने अपने बच्चों में देखा। फिर दूसरा प्रश्न है, कोविड-19 काल के दौरान आपका बच्चा ऑनलाइन या डिजिटल कक्षाओं में भाग लेने के लिए किस माध्यम का उपयोग करता है? यहाँ पर हम एक से अधिक विकल्प का भी चयन कर सकते हैं, जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, बेसिक फ़ोन। तो टेलीविज़न का चुनाव कर लेते हैं, टेलीविज़न में बच्चों ने पढ़ा है। फिर डेस्कटॉप या कंप्यूटर और स्मार्टफोन, लैपटॉप का भी प्रयोग किया है तो हम लैपटॉप को भी सेलेक्ट कर लें। तो जिन साधनों का प्रयोग हमारे बच्चों ने किया है, हमें उन साधनों का यहाँ पर चुनाव करना है। आप अपने बच्चों को उपकरण या गैजेट्स प्रदान करने का प्रबंध कैसे करते हैं? आपने कैसे प्रबंध किया? हर बच्चे के पास व्यक्तिगत डिवाइस है, पहला विकल्प है कि आपके अगर 2 बच्चे हैं, दोनों के पास में डिवाइस है। नया उपकरण या गैजेट खरीदा, यानी आपने कोरोना काल में क्या नया उपकरण उनको खरीद कर दिया है। फिर तीसरा विकल्प है, एकांतरित कक्षाओं में भाग लेने के लिए बच्चों में डिवाइस साझा की जाती है। अधिकांश घरों में हमें यही देखने को मिलता है कि एक डिवाइस है, एक मोबाइल है और बच्चे बारी बारी से उसका प्रयोग करते हैं। फिर एकांतरित दिनों में कक्षाओं में भाग लेने के लिए बच्चों में डिवाइस साझा की जाती है। तो एक दिन के अंतराल पर अगर बच्चों में डिवाइस साझा की जाती है तो हम इस विकल्प का भी चुनाव कर सकते हैं। केवल बड़े बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है, यह भी विकल्प हम चुन सकते हैं। केवल बोर्ड की परीक्षा देने वाले बच्चों को उपलब्ध करवाई जाती है। तो आपने जो भी अनुभव किया या आपके घर में जो बच्चे हैं उनके बीच में आपने जिस तरह की व्यवस्था की, इसमें आप विकल्प का चुनाव करेंगे। डिवाइस या गैजेट्स को समूह में काम में लिया, ये भी संभव है कि 2-3 बच्चों ने मिलकर पढ़ाई की। सामुदायिक केंद्र की डिवाइस या गैजेट्स का उपयोग किया, या अस्थायी रूप से उधार लेकर किसी से उधार लिया है, या विद्यालय द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है, या स्वयंसेवक या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है, या किसी अन्य माध्यम से। तो इस प्रकार इनमें हम एक से अधिक विकल्प का भी चयन कर सकते हैं। क्या आपने ध्यान से देखा है कि आपका बच्चा अपनी ऑनलाइन गतिविधियां बहुत अधिक छुपा रहा है या छुपा रही है? तो पालकों से हमारा आग्रह है कि इस प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ के और इसका उत्तर देंगे कि जब कभी बच्चे को आप पढ़ते हुए देखते हैं या मोबाइल में कुछ गतिविधि करते हुए देखते हैं और आप जाते हैं तो वह क्या आपसे छुपाने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए आपसे बात नहीं करना, या इंटरनेट ब्राउज़र का इतिहास मिटाना। क्या मोबाइल में इंटरनेट ब्राउज़र में वो क्या सर्च करता है उसकी हिस्ट्री को वो मिटा देता है, या इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, या जब वह आपको देखता है तो स्क्रीन डिस्प्ले को झटके से बंद कर देता है। तो इन गतिविधियों को हमको बारीकी से देखना है
और अगर आपने देखा है तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो बहुधा यानी कई बार उसने किया, अक्सर ऐसा करता है, या फिर कभी कभी करता है। तो मैं ये कभी कभी वाले विकल्प को चुनता हूँ। क्या आपने देखा है कि बच्चा इंटरनेट या मोबाइल पर बहुत समय बिता रहा है? मुख्यतः तत्काल संदेशवाहक, इंस्टेंट मैसेजिंग या मंचों या टेक्स्ट संदेश या खेल आदि में। अगर वह बहुत ज़्यादा समय लगा रहा है, गेम खेल रहा है, हमेशा ऑनलाइन रहता है, तो हमें इसको वॉच करना है और यहाँ पर विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें भी बहुधा बहुत समय बच्चे मोबाइल पर देने लगे हैं, तो इस विकल्प का मैं चुनाव करता हूँ। अगला यानी 6वां प्रश्न है, जब भी आपका बच्चा इंटरनेट या गैजेट्स का अधिक उपयोग या दुरुपयोग करता है तो आप आमतौर पर इसे कैसे संभालते हैं? इसमें भी हम एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसमें पहला विकल्प है शिक्षक के साथ चर्चा करते हैं, दूसरा विकल्प है बच्चे के साथ चर्चा करते हैं, मित्र एवं संबंधियों के साथ चर्चा करते हैं। तो मैं बच्चे के साथ चर्चा करते हैं इस विकल्प को चुनता हूँ। मित्र एवं संबंधियों के साथ चर्चा करते हैं। अगला है गैजेट्स छीन लेते हैं। कई बार हम आवेश में आकर गैजेट्स छीन लेते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता है। लेकिन हमने अगर ऐसा किया है तो हमें विकल्प का चयन करना चाहिए। इंटरनेट या केबल संबंध विच्छेद कर देते हैं। चिकित्सक या मनोचिकित्सक परामर्शदाता से परामर्श करते हैं, या मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। तो इनमें से हमको एक या एक से अधिक विकल्प का चयन करना है जो हमने अपने बच्चों के साथ में किया है। तो जिसमें शिक्षकों के साथ चर्चा और बच्चे के साथ चर्चा, ये 2 विकल्प पे चुनता हूँ। पालकों से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इसमें हमको बिल्कुल सही विकल्पों का चयन करना है, ताकि एनसीईआरटी तक एकदम सही जानकारी पहुँचे तथा हमारी इस सर्वे में भाग लेने की सार्थकता पूरी हो। आइए अगला प्रश्न है, उन कथनों का चयन करें जिसके बारे में आप ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा से सहमत हैं। यानी हम डिजिटल शिक्षा से सहमत हैं तो इसके कारण के रूप में हमको यहाँ विकल्पों का चुनाव करना है, जिसमें पहला विकल्प है, आमने सामने के माहौल की तुलना में ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा सीखने का एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है। मतलब ये आमने सामने यानी फेस टू फेस शिक्षण की तुलना में यह व्यवहारिक विकल्प नहीं है। इस विकल्प को हम चुन सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के माहौल में छात्र शिक्षक पारस्परिक क्रिया कम होती है। ये तो सही बात है और ये विकल्प भी मैं चुनता हूँ। ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना सुविधाजनक होता है। यह लागत प्रभावी है। यात्रा समय कम करती है, लचीली है, इसमें ई संसाधनों की बहुलता है। मतलब ऑनलाइन शिक्षण विधि जो है यात्रा का समय कम करती है, बच्चों को जाना नहीं पड़ता है, लचीली है, इसमें ई संसाधनों की बहुलता है। ये भी ठीक है। छात्र कम सीखते हैं। अगर आपने अनुभव किया है तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। छात्रों और शिक्षकों में कम सामाजिक अंतरक्रियाएं होती हैं। हाँ, ये बात तो है। अधिक अकादमिक बेईमानी, जालसाजी, साहित्यिक चोरी होती है। इसका प्रबंधन कठिन होता है। बच्चे अपनी स्वयं की गति से सीखते हैं। व्यक्तिगत ध्यान दे पाना कठिन होता है। बच्चों के द्वारा गैजेट्स का आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जाता है। ये भी हम चुनाव कर सकते हैं। बच्चे अपनी स्वयं की गति से सीखते हैं। आप अपने हिसाब से विकल्पों का चुनाव इसमें कर सकते हैं। जब आपका बच्चा ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहा होता है तो क्या आपने कभी निम्नलिखित में से किसी बात पर ध्यान दिया है? एक से अधिक विकल्पों का चयन हम इसमें कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर किसी के बारे में झूठ फैलाना, मतलब किसी अवांछित समाचार को फैलाना, शर्मनाक पोस्ट या फोटो फैलाना, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए आहत करने वाले या धमकी भरे संदेश भेजना, किसी की नकल करना और पीड़ादायक संदेश भेजना, और एक विकल्प है कुछ नहीं। इनमें से अगर कुछ किया है बच्चे ने तो हम इसमें विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? एक से अधिक विकल्पों का चयन कर सकते हैं इसमें। बच्चे आनंद ले रहे हैं, बच्चों को मज़ा आ रहा है, बच्चे सार्थक रूप से व्यक्त हैं, बच्चे तनाव में हैं, बच्चे शिक्षकों के निर्देशों का सावधानीपूर्वक अनुगमन करते हैं,
बच्चे अनुकूलित होने अथवा अपनाने में सक्षम नहीं हैं। बच्चे अप्रासंगिक संसाधनों के कारण विचलित हो जाते हैं। बच्चे खेल खेलने में लिप्त हो जाते हैं, ऑनलाइन गेम खेलने लगते हैं, ये भी होता है। बच्चे असुरक्षित साइट्स और स्रोतों का भी उपयोग करने लगते हैं। तो मैंने जो अनुभव किया, मैंने यहाँ विकल्पों का चुनाव किया है। आप अपने हिसाब से विकल्पों का चुनाव करेंगे। प्रश्न 10वां है, स्कूलों को फिर से खोलने के बाद आप किस तरीके से सबसे ज़्यादा पढ़ाई करना पसंद करेंगे? केवल आमने सामने, फिर दूसरा विकल्प है ऑनलाइन अधिक तथा आमने सामने की कम, तथा आमने सामने की अधिक तथा ऑनलाइन कम। तो मैं इस विकल्प का चुनाव करता हूँ कि ऑनलाइन भी ठीक है, लेकिन आमने सामने की जो शिक्षण विधियाँ हैं उसका अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। 11वां प्रश्न है, उन क्षेत्रों का चयन करें जिन्हें निम्नलिखित के लिए आपको स्कूल द्वारा उन्मुख किया जा रहा था। स्कूल के द्वारा आपको जिन क्षेत्रों के लिए उन्मुख किया जा रहा था उसका चयन करना है। इसमें भी एक से अधिक विकल्प का चयन कर सकते हैं, जिसमें पहला है डिजिटल या ऑनलाइन कक्षाओं से पूर्व, कक्षा के दौरान एवं पश्चात अपने पालित यानी बच्चों की मदद करना। क्या आपने मदद की? क्या शिक्षक के द्वारा आपको उन्मुख किया गया? छोटे बच्चे हैं तो ज़रूर कहा जाता है उनको। फिर साइबर सुरक्षा एवं बचाव के बारे में क्या आपको बताया गया? इस पर भी बच्चों के लिए वेबिनार आयोजित हुए, उनको बताया गया। योग और सचेतन गतिविधियाँ, बैठने की मुद्राएं, डिजिटल गैजेट्स का स्वस्थ उपयोग, डिजिटल गैजेट्स का कैसे उपयोग करना है, इसके बारे में भी शिक्षकों के द्वारा या स्कूल के द्वारा बताया गया। ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने की क्रिया में संतुलन, तथा किसी भी गैजेट या नेटवर्किंग कनेक्टिविटी की अनुपस्थिति में अपने पालित को व्यस्त रखना, इसके बारे में आपको क्या विद्यालय के द्वारा बताया गया? अगर बताया गया तो आप इस विकल्प का भी चुनाव कर सकते हैं। अगला 12वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, क्या विद्यालय ने ऑनलाइन या डिजिटल कक्षाओं के लिए आपके पालित को सुविधाओं या आधारभूत संरचनाओं का एक स्टॉक उपलब्ध कराया है? मतलब क्या विद्यालय ने डिजिटल कक्षाओं के लिए आपको किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध कराई है? तो अगर उपलब्ध कराई है तो हाँ, नहीं कराई है तो नहीं, और पता नहीं मतलब हमें इसकी जानकारी नहीं। तो विद्यालय के द्वारा किसी तरह की कोई आधारभूत संरचना का स्टॉक उपलब्ध कराया गया, मुझे नहीं लगता कि किसी विद्यालय के द्वारा कराया गया हो। तो इसमें मैं नहीं का चुनाव करता हूँ। और यहाँ पर अंत में जो सबमिट बटन है, यहाँ से हम सबमिट करेंगे। तो हमने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद इस तरह का एक पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चनरी फॉर पेरेंट्स, यानी माता पिता के लिए प्रश्नावली, आपका जवाब रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो साथियों, इस प्रकार हमने अपने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के संबंध में अपने अनुभवों को NCERT से शेयर किया है। इस सर्वे में भाग लेने के लिए तथा इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अन्य परिचितों संबंधियों को भी NCERT के सर्वे में शामिल होने के लिए अवश्य आग्रह करें। अपने अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।